अभी हाल ही में मैंने एक उपन्यास पढ़ा था, दो पाटन के बीच। दो पाटन के बीच एक ऐसा उपन्यास है जो एकदम ऐसे लिखा गया है कि जब आप उसे पढ़ेंगे तो लगातार पढ़ते ही चले जाएंगे। आप रुकेंगे भी तो आपको फिर शाम को मन करेगा कि फिर से हम वो किताब पूरी करते हैं। तो अभी हमारे साथ किताब के दो पाटन के बीच जो उपन्यास है उसके लेखक और वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी सर मौजूद हैं। सर से कहूँगा थोड़ा अपने बारे में बताएं और फिर इस उपन्यास के बारे में जो मेरे जहन में सवाल उठे हैं उस पे चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि सर ये मतलब सर जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं कोई भी किताब है बहुत समय लेके पढ़ता हूँ, लेकिन ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे वैसे और भी मतलब इतने सारे कामों के बीच में फिर भी मैंने इसको कम समय में पढ़ लिया। तो इससे जो सवाल निकले हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो सर सबसे पहले तो मेरा यही है कि आप पहले अपने बारे में कुछ बता दें हमारे साथियों को। बहुत सारे लोग हैं सर जो आपको जानते होंगे, सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी आपसे परिचित नहीं है, तो थोड़ा अपने बारे में प्लीज बता दीजिए। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ। करीब 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और तभी से लिख भी रहा हूँ। और नौकरी करने के पहले से जो है मैं लेखन कर रहा हूँ, कहानियाँ, कविताएं सब लिखता रहा हूँ। मेरी 50 से अधिक कहानियाँ विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में छप चुकी हैं और उसका एक कहानी संग्रह के रूप में 14-15 कहानियों का संग्रह हाल ही में जो है छप के आने वाला है, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से जो है। और दो उपन्यास छपे हुए हैं, एक निनाद जो पिछले साल और मतलब 2023 में छप के आया था हंस प्रकाशन से, और दूसरा उपन्यास अभी जिसका जिक्र किया इन्होंने, दो पाटन के बीच, ये न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली से छप के आया है। 2024 लास्ट में दिवाली के आसपास जो है ये रिलीज हुआ था और अभी विश्व पुस्तक मेले दिल्ली में इसका विमोचन हुआ है और पाठकों का इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, लोगों ने काफ़ी खरीदा है, पढ़ा है, तो एक अच्छा वो चल रहा है। यही है मूल रूप से अपना जो परिचय है, लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। तो दो उपन्यास लिखा था, छापा ये अभी है, लेकिन लिखा ये 2009-10 में ही लिख लिया गया था। लेकिन उसके बाद चूंकि कई चीजें थी कि अच्छा लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये सब विचार के मतलब खुद को संतुष्टि नहीं थी, तो इसलिए ये अभी तक छप नहीं पाया था। लेकिन फाइनल तौर पे जब फिर इसको कई कई बार पढ़ा है, वैसे एक एक किताबों पे एक एक उपन्यास को 10-12 बार 15 बार जो है उसे संपादित किया गया, एडिट किया है, और अंतिम समय में जब लगा कि नहीं अब ठीक है, तो उसके बाद ये किताबें छप के आई हैं। सर मैं चाहूंगा, ये सर 242 पेज का उपन्यास है, मैंने इसको पढ़ा, बहुत समय लगा थोड़ा, लेकिन सर जब हम सवाल करेंगे तो मुझे ही इसका उत्तर मिलेगा। मैं चाहूंगा जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो इसको कैसे समझे, तो एक थोड़ा सा, हम लोग खबरों के खिलाड़ी हैं, काटते हैं खबरें, तो संक्षेप में इसका थोड़ा सा बता दीजिए, 1 से 1.5 मिनट में, तो फिर उस पे सवाल पे चलते हैं। तो इसके पहले तो इसके शीर्षक पे बता दें कि दो पाटन के बीच जो है कबीरदास जी का एक दोहा है जी सर। कि वो पूरा दोहा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भाव यही है कि चक्की में दो पार्ट होते हैं और उसमें गेहूं पीसा जाता है, तो उस जब पीसता है तो कुछ बचता नहीं है, तो बड़ा आध्यात्मिक भाव के तौर पे जो है कबीरदास जी ने उसको लिखा है। और दो पाटन के बीच का मतलब यही हुआ भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। आप इसको समझिए कि दो पाटों के बीच जो होता है, अगर उसके में कोई फंस गया तो वो बचता नहीं है, साबुत नहीं बचता, चाहे आध्यात्मिक रूप से समझें या जो है भौतिक रूप में भी समझें। तो इसकी कहानी कुछ कुछ ऐसे ही है, जब इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि दो पाटन के बीच का क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा, लेकिन पहले ये बताऊं कि ये उपन्यास जब मैंने लिखा था जी। तो लिखते समय इसका नाम हमने दिया था हिंदी डॉट भारत, हिंदी डॉट भारत @इंडिया। सर इसमें हिंदी। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसमें इस तरह का शीर्षक देने का मतलब ये था कि ये हिंदी को लेके बेसिकली लिखा गया है। हिंदी, तो हिंदी
और उसके बाद अपने देश में आप लोग मतलब हमेशा अगर पढ़ते लिखते रहे तो ये चर्चा रहती है, कहा भी जाता है कि दो देश हैं, भारत और इंडिया। मतलब अमीरी गरीबी के तौर पे भी देखा जाता है। तो भाषा के तौर पे भी कई देश है, विविधता है इसकी अपनी। लेकिन हिंदी हिंदी को लेके या दूसरी जो प्रदेशीय भाषाएं होती हैं, क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, हमारे यहाँ 22 से अधिक भाषाएं को जो है संविधान में मान्यता है। तो ये जो भाषाएं होती हैं और अंग्रेजी का उनसे जो द्वंद्व है, जो अंग्रेजी का वर्चस्व है और क्षेत्रीय भाषाओं का जो अपना संघर्ष है अंग्रेजी के साथ, और उसका लोगों के जीवन में जो संघर्ष दिखता है, काम को लेके, आगे बढ़ने को लेके, उसके विकास को लेके, वो सारी चीजें इसमें दिखेगी कि एक हिंदी जानने वाला अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती है तो उसको अपने आप को स्थापित करने के लिए, कोई मान लो नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिल भी गई तो जिस प्रोफेशन में है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको लेके बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बेशक सारा काम हिंदी में चलता हो, लेकिन अंग्रेजी का जो वर्चस्व है, उसका जो आधिपत्य है वो इतना ज्यादा बना रहता है कि उसको जगह जगह पे बाधाएं झेलनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से उसका जो हासिल है, जो हासिल होना चाहिए, जो मतलब कहते हैं जो उसको अचीवमेंट मिलना चाहिए, मतलब उपलब्धि जो उसको मिल जानी चाहिए, और जो उसकी प्रतिभा होती है वो दब जाती है अंग्रेजी के आधिपत्य की वजह से। ये केवल मैं ये नहीं कहूंगा मैं हिंदी में लिखा गया है तो हिंदी के लिए ही है, आप इसको देख सकते हैं हर क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ये आप इसको देखेंगे कि अंग्रेजी का जो आधिपत्य है वो क्षेत्रीय भाषाओं के जानकारों को और उनकी प्रतिभाओं को दबा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, और इसका नुकसान होता है आगे चल के देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, समाज के विकास को, देश के विकास पे उसका असर पड़ता है, काफी गंभीर असर पड़ता है। तो इस उपन्यास में दो पाटन के बीच में यही दिखाया गया है कि इंसान जो है दो भाषाओं के बीच में फंसा हुआ है, अंग्रेजी हिंदी। तो ये दो पार्ट है। अब इसमें जो फंस गया है अब उसका हस समझ सकते हैं, और इसमें भी दिखेगा। इसके साथ साथ इस बात को कहने के लिए एक कहानी की जरूरत है, एक पात्र की जरूरत पड़ेगी, कुछ पात्रों की जरूरत पड़ेगी। तो वो इसमें उसी के आधार पे, उसी के अनुसार, उसी कथा को कहने के लिए या व्यथा को कहने के लिए सारे पात्रों का सृजन किया, और कथानक चलता है। और साथ साथ में अर्थव्यवस्था के भी दो रूप आपको दिखेंगे। अर्थव्यवस्था भी अमीर और गरीब वाली दिखती चली जाएगी, और दो देश भी दिखेंगे, बल्कि हमने तीसरा देश भी इसमें दिखाया है। भैया का भाई एक शीर्षक इसमें आता है, तो उसमें ये चर्चा भी होती है कि चला यहाँ तो तीसरा देश भी है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। और ये उपन्यास की शुरुआत ही होती है कि कंट्री विच कुछ ऐसा है, जैसे बताते हैं क्या है वो जो है, बड़ा अच्छा जो है पंजाबी में हमने शीर्षक दिया, क्योंकि ये उपन्यास जब लिख रहा था तो मैं जालंधर में था जी। पंजाब में, तो इसमें उसका भी भाषा का तो देश विच कंट्री इसके पहले भाग का जो है ये दिया गया है, और यहीं से आपको इसकी चीजें खुलने लग जाती हैं कि देश विच 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 जो है वो पंजाबी शब्द है जो है, लेकिन इसका है कि, और कंट्री अंग्रेजी शब्द है, तो तीन शब्दों का, तीन भाषाओं का यहाँ इस्तेमाल है। तो ये तीन देश दिखते हैं। विच को आप ये समझ सकते हो कि वो एक क्षेत्रीय भाषा का जो है प्रतिनिधित्व करती है, कंट्री अंग्रेजी का प्रतिनिधित्व कर रही है, देश हिंदी का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो तीन शब्द हैं, तीन चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिबिंबित कर रहे हैं कि ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक देश है, एक भारत है, जिसमें एक कंट्री है, जो कंट्री है वो अंग्रेजी है,
और जो अंग्रेजी दा लोग हैं, अंग्रेजी दा जिसको कह सकते हैं, जो सत्ता की अपनी भाषा है, जो इंटरनेशनल भाषा के नाम पे सत्ता की भाषा बनी हुई है, जी और वो सत्ता मतलब कि आपके पूरे सत्ता के संचालन, जो जो भी देश की जो कार्य व्यवस्था है जो संचालित होती है, उसमें उस अंग्रेजी का आधिपत्य है। तो वो किस तरह से प्रभावित करती है, जिसमें आपको बहुत विस्तार से जानने समझने का मौका मिलता है, और वो एक कथा के माध्यम से है। और इसमें प्रेम कथा इसलिए भी डाली गई है ताकि जो है ये इतना निरस चीज कहनी थी, हाँ तो हमने ये सोचा कि हम अगर इसको ऐसे कहेंगे लेख की तरह हो जाएगा या ये रिपोर्ट की तरह हो जाएगी, तो हमने उसको थोड़ा सा रोचक, थोड़ा रसदार कह सर, जो सकते इसमें हैं। किरदार दिए गए हैं हाँ उन किरदारों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो बताएंगे। तो उसको कथा कथा के माध्यम से, और कथा में भी रोचकता लाने के लिए एक आदमी उसको अंतिम समय तक पढ़े, तो उसमें प्रेम प्रसंग डाला गया है, जी और वो बिल्कुल प्रतीक के रूप में है, सब बिंबात्मक रूप में है। जैसे देश विच कंट्री जो है, ये एक केवल शीर्षक नहीं है, ये एक अपने आप में एक किताब है। इसकी अगर आप व्याख्या करेंगे जी तो ये अपने आप में एक पाठ है, देश विच कंट्री। जब इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे, इस भाग को पढ़ेंगे, तो इसके मतलब को भी आप समझ जाएंगे। इसी तरह इसमें जो है मेरे ख्याल से अलग से हमने इसमें जो है छपा नहीं है। नहीं, आगे एक हाँ, एक शीर्षक तो इसमें जो है अलग अलग शीर्षक हैं अलग अलग भागों के। जैसे आंचल में सूरज की चाहत, आंचल में सूरज की चाहत, आप इसको जब इससे जब शुरू करेंगे तो ये जो इसके अंदर जो भाग लिखा गया है, उसकी कहानी को पूरा जो है ये सार तत्व जो है यहाँ दे दिया गया है कि इसमें क्या आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग शीर्षकों का अपना वो है कि ख्वाबों के अफसाने का फसाना। तो ठीक है, इसका एक उपन्यास का अपना एक नाम है, लेकिन हर भाग का अपना एक हाँ, शीर्षक है, अपना एक शीर्षक और वो है। आपको एक अलग कहानी की तरह से चलता है, लेकिन कहानी एक ही है, कहानी एक ही चलता एक ही तरीके से है। जैसे करुणा और दया के मुखौटे। सर, जो तो फ्लैशबैक में इस जैसे बढ़ते हाँ जाओ वैसे ही चीजें पता चलती जाती हैं, हाँ, और अब शीर्षक तो उसी से मिलता जुलता होता है जो कहानी नहीं ये होती। भैया का भाई शीर्षक दिया हुआ है। भैया का भाई मतलब भैया, आप पंजाब महाराष्ट्र या दूसरों देशों में जब जाते हैं तो वहाँ हिंदी बोलने वालों को भैया कहते हैं। तो भैया भैया लोगों को क्या देश हुआ, भैया लोगों का जो गरीब मजदूर वर्ग है, जी उसका वो जो भारत है उसमें भी उसका स्थान नहीं है। जो हमारे इंडिया में जो भारत है जी उसमें भी उसका स्थान नहीं है मजदूर वर्ग का, वो वहां भी जगह नहीं पाता है। तो उसको समझाने के लिए ये लिखा गया है कि भैया का भाई मतलब जो भैया लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए यहाँ पे एक भाइंग देश बना हुआ है। भाइंग कह सकते हैं, एक तीसरा ही देश है, एक तीसरी ही दुनिया जो है चल रही है। तो पूरी कहानी को जब आप पढ़ेंगे ये पोर्टल में, जी तो ये आपको बहुत मतलब समझ में आ जाएगा। सर, कुछ किरदारों के बारे में बता दीजिए। किरदार के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैंने कहा ना, सर, किरदार जैसे किरदार नाम बता दीजिए कि इतने लोग थे, यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई। और जो दो लोग, मैं नाम लूं या फिर आप बताएंगे? नाम लो, हाँ नाम लो, सर, आप लोग लीजिए। अमर, और मतलब जो इस कहानी में, इस उपन्यास में मेन मुखिया है वो अमर पे पूरी कहानी बनी हुई है। अमर अपने करियर को लेके इतना, पत्रकारिता में तो ये आप देखेंगे ही कि हिंदी इंग्लिश ना आना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, और जब नहीं आती है तो फिर बहुत सारी चीजें, जैसे आपने इसमें दिखाया कि तलवार लटकती रहती है, नौकरी कभी भी जा सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। इस दौर में वो संघर्ष निकल के बाहर निकले और उन्होंने ये सब किया। फिर उसमें अनु का आना, और फिर दोनों मिले, और फिर आखिरी में सबको पता भी चला चीजें, दोस्तों को भी पता चला। और अनु का जो पति था उसने दोबारा उन लोगों से बात क्यों नहीं की। वहाँ का कल्चर एकदम से आया अचानक से, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाद में पता चला अच्छा इनकी पहले से शादी हो गई थी, फिर इनका डिवोर्स भी हो गया। सर, आधुनिक युग है, आज के समय में फोन उन सब कुछ है, तो इतना क्या था कि उन्होंने अब एक बार भी फोन करके नहीं बताया अपने पेरेंट्स को घर में कि ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी, और फिर उन्होंने दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं की। ये सारे सवाल बहुत उठे, तो मैंने आपसे पूछा भी, आपने कहा कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं।
तो फिर आपने कहा कि इस पे नहीं, आप जो है ना कई सवालों को एक साथ कर दे रहे हो। ठीक सर, मेरा पहला सवाल ये है। पहले तो उसको अलग अलग से करना पड़ेगा, ये ना सारा जब आप मिला के पूछोगे तो वो सही नहीं रहेगा। एक एक पॉइंट पे एक जब बात सबसे जो करेंगे तब पहला, जो है। जब हमने किताब पढ़नी शुरू की तो मेरे जहन में आया कि क्या ये आपकी ही कहानी है? हाँ, क्या ये लेखक की कहानी है? हाँ। ये आपने भी पूछा, अभी पुस्तक मेले में गए थे तो इसके पब्लिशर ने भी यही सवाल किया, जी और भी दो चार मित्रों ने भी। मित्र तो सवाल नहीं करते, वो तो सीधा समझ लेते हैं कि शायद मेरी कहानी है। जी, और इसको तो स्पष्ट कर हाँ, दीजिए। तो ये स्पष्ट, वही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ अभी। जैसे कि मैंने बताया कि हमें ये बताना था कि भारत और इंडिया दो देश हैं, एक कहानी ये बतानी थी। और हिंदी अगर आपको आती है, आप हिंदी प्रदेश के हैं, आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो आपको, और आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जी तो आपको शहर जाके वहाँ क्या क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेगी, किस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी, कैसे आपको भाषा आपके करियर में, आपकी नौकरी के लिए, आपके विकास के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे भाषा बाधा बनती है, ये सारी चीजें बताने के लिए ये करेक्टर गढ़े गए हैं। वो करेक्टर जो जितने भी चरित्र हैं सभी काल्पनिक हैं, कोई रियल नहीं है। एक भी करेक्टर यहाँ रियल नहीं है, और किसी में भी कोई भी करेक्टर लेखक का ही नहीं है। लेखक का अनुभव है, लेखक का जो उसने, उसका अपना अनुभव है, जो उसने भोगा है वो है, लेकिन लेखक पूरे करेक्टर में नहीं है। हर चरित्र में, जितने इसमें चरित्र हैं, जी, सब में लेखक का अनुभव है। बाकी जो लेखक ने भोगा है, जाना है, समझा है, वो सारी चीजें हैं। अगर उसका अनुभव नहीं होगा तो लिखेगा क्या? लिखने लिखने ही था, लिखेगा तो अपना अनुभव लिखेगा, जो समाज से मिलता है, जो पढ़ के मिलता है, जो समाज से मिलता है, जो निजी जिंदगी से मिलता है, वो सारी चीजों का एक कह सकते हैं मिला के वो एक कथा, एक चरित्र तैयार किया गया है। तो वो उसी तरह से है। वो मेरी कहानी नहीं है, लेकिन मेरी कहानी है। मेरी कहानी इसलिए है कि वो सबकी कहानी है। मेरे जैसे, या उस चरित्र जैसा वो चरित्र है, उसके जैसे हर किसी की कहानी है। और वो चरित्र अकेला नहीं है, हिंदी प्रदेश में वो चरित्र करोड़ों में है। जी सर, एक नहीं है वो केवल ओम प्रकाश तिवारी नहीं हो सकता, वो विकास पाल हो सकता है, राकेश हो सकता है, राजेश भी हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, अमर हो सकता है, या जो है वो राशिद हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब किसी क्षेत्रीय भाषा का हो सकता है। आप वहां हिंदी की जगह कोई और भाषा रख दीजिए, जी उसके हिसाब से चरित्र रख दीजिए, तो कथा वैसे ही है, व्यथा वैसे ही है, परेशानी वैसे ही है, विसंगतियां वैसे ही है। वो सारी चीजें आपको झेलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेंगी, और यही मतलब समझाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रसंग में हम आपको बता दें, ये रियल है, मतलब एक बिल्कुल रियल लगता होगा जब ये सवाल आता है कि ये क्या लेखक अपने ऊपर ही लिखता है, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि वो बड़ा यथार्थ परक हो गया है, मतलब बड़ा क्या अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रियलिस्टिक जी जो है वो हो जाता है। तो इस पे मैं एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक रहे हैं भीष्म साहनी जी, जी उनका भारत विभाजन पे एक उपन्यास है तमस, जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। सांप्रदायिकता पे है, जो आजकल हम लोग देखते हैं सांप्रदायिकता कैसे समाज में जो है विभाजन पैदा कर रही है, एक तरीके का बहुत खराब सा माहौल है, राजनीतिक तौर पे भी जो है अच्छा वो नहीं है सांप्रदायिकता, मतलब सांप्रदायिकता कैसे हावी है, उस सांप्रदायिकता पे वो उपन्यास है तमस, भीष्म साहनी जी का। तो उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, किसी पत्रिका में छपा था, तो उनसे पूछा गया था कि तमस में कितना यथार्थ है और कितनी कल्पना है। ये सवाल उनके सामने भी आया था। तो हर लेखक के सामने ये सवाल आता है कि मतलब कहानी में लेखक कितना है।
तो लेखक एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन लेखक का अनुभव होता है। तो ये चीज होती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि तमस में वह भाग बहुत ही ज्यादा यथार्थ लगते हैं या अच्छे बने हैं जो काल्पनिक है, और जो यथार्थ में है, जो एक्चुअल में घटनाएं है वास्तविक में जहां वो घटनाओं का जिक्र है, वहां वो रियलिस्टिक नहीं लगता है, बनावटी हो जाता है। तो इसीलिए तो इसको फिक्शन कहते हैं हम, मतलब काल्पनिक कथा कहते हैं। तो जो कल्पना के माध्यम से जो यथार्थ रचा जाता है वो लोगों के बहुत ज्यादा करीब होता है। मेरे ख्याल से शायद वो यही कहना चाह रहे थे, और मेरा अपना भी अनुभव यही है कि जब कल्पनाओं से हम यथार्थ की संरचना करते हैं जी। तो वहां पे वो जो यथार्थ आता है वो एकदम उस यथार्थ के करीब होता है जो एक्चुअल में होता है समाज में, देश में। और इस उपन्यास में मुझे लगता है कि जब ये सवाल आप कर रहे हैं या और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं इसकी अपनी ये उपलब्धि मानूंगा कि ये काल्पनिक कथा को सभी इसको ऐसा मान रहे हैं कि ये बिल्कुल यथार्थ है, या लेखक की अपनी वो है। सर तो कहीं ना कहीं वो ऐसा प्रतीत ही होता है, जब हमने शुरुआत में लगा, फिर बीच में ऐसा लगा कि नहीं है, लेकिन जब लास्ट में फिर पहुंचे तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये आपकी ही कहानी होगी, क्योंकि उसमें फ्लैशबैक में पूरा दिया होगा। सर आपके इस उत्तर के बाद से जो मेरे अंदर और सवाल थे इस तरह के, वो तो अब उनका खत्म हो गया किनारे, क्योंकि उसी से रिलेटेड थे। अब सर एक सवाल और है, जब अनु और अमर की जो प्रेम कहानी, मतलब अमर की तरफ से तो हाँ नहीं थी, आखिरी तक भी नहीं थी। उसने उसने अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में सब कुछ बता दिया था अनु को। लेकिन अनु और अनु के पिता चाहते थे, वो यहाँ तक चाहते थे, वो बिजनेसमैन थे, वो चाहते थे कि इनका डिवोर्स हो जाए और मेरी बेटी से शादी कर ले। तो सर ये वहां तक ठीक है, और फिर जो एक उन लोगों का सीन वायरल हुआ, इसके बाद जो संभाला गया जिस तरीके से, और फिर अमर का भी दिमाग चला, फिर उसे मतलब एक रोजगार के लिए या कहें कि आर्थिक संकट के लिए नहीं भटकना पड़ा, बहुत सारे ऑफर आए। तो सर उस समय दोनों साथ में काम भी करने लगे। फिर जब अमर के बच्चों ने नई मम्मा कह के बुलाया अनु को, तो फिर घर में चीजें पता चली। और फिर आखिरी में कहानी के अंत में बस यही एक मेरा सवाल है कि जब वो घर पे भी गई उनके, अमर और अनु के, फिर उनको बुला के दिल्ली ले आई वापस, तो फिर वो दोनों आए तो उनकी पत्नी को पता चला। इसके बाद क्या हुआ ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया उस किताब को पढ़ने के बाद। मतलब आपको ये सर मुझे ये लग ऐसा रहा लगता हाँ है कि अभी एक पार्ट इसका और है जो आना है। हाँ, पार्ट आज इसका आगे बन सकता है कि कहानी जो है कई लोगों को ये लग सकता है कि कहानी जहाँ छोड़ दी गई है उसके आगे है, उसके आगे और कुछ होना चाहिए। हाँ कि जैसे कि उसके आगे क्या होता है, वो क्या अनु है, जो प्रेम क्या है, अनु नाम है ना, जी सर। तो वो गर्भवती हो गई है, बिना शादी के गर्भवती है। ठीक है, आप जी देखे होंगे तो सवाल तो बनेगा कि आगे क्या होता है, बच्चा होगा, फिर जी वो होगा। और जो नायक है अमर है, वो शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है। जो उसकी नायिका बनती है, जिसका इनका अपना प्रेम प्रसंग है, वो बिजनेसमैन की बेटी है लेकिन तलाकशुदा है। जी लेकिन अब ये प्रेम प्रसंग आ गया है और इधर शादी का वो है, तो ये बड़ी उलझी सी कहानी तो इसमें आ गई है। लेकिन अंत में वही समझ कहानी में आया। कहानी कहा गया है तो वो हिंदी और उसके लिए ही कही गई थी, चरित्र बने थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप लिखने लगता है लेखक, तो वो पात्र और जो कथा है वो अपने हिसाब से बनती बिगड़ती है और आगे बढ़ती है। तो ये चीजें जो है कोई सयास नहीं है कि ये आए हैं, ये कथा के विस्तार के समय, कहने के समय, परिस्थितियों के अनुसार या कथा के मांग के अनुसार वो चीजें आती गई और जुड़ती गई और चलते गए हैं। लेकिन एक वो आ गया है, तो ये इस जो कहते हैं कि जो ये दिखता है, ये प्रेम प्रसंग वाला जो है, वो इसमें इस पे भी ये शीर्षक लागू होता है दो पाटन के बीच में कि शादी हाँ और शादी उसकी तरफ किया से हुआ इंसान अगर प्रेम करेगा किसी से,
और इस हद तक जाएगा कि उसके भी बच्चे हों, तो वो जाहिर सी बात है कि वो दो पार्टों के बीच में ही है। तो अब क्या होगा, ये एक सवाल तो है ही है कि आगे क्या होगा, कहानी सर वहाँ। ये जो भी जिसने भी किताब पढ़ी है सभी लोग जानना चाह रहे होंगे, आपके पास मैसेज भी बहुत सारे आए होंगे कि इस कहानी का अंत है अभी या फिर आगे दूसरे हाँ, पार्ट में आएगी। तो हालांकि उसमें पूरा संकेत है कि एक तरीके से ये है कि अनु भी जानती है और नेहा भी जान गई है कि अमर का अमर इनसे की संबंध पत्नी। है। हाँ। और अनु को तो पता ही है कि शादीशुदा है, बच्चे हैं, वैसे भी इसके बावजूद उसको वो चीजें स्वीकार हैं, उसको कोई ऐतराज नहीं है कि वो इसके बावजूद वो अमर से संबंध रखे, कहीं उसको ऐतराज नहीं है। तो अगर उसको ऐतराज नहीं है वो चीजें चलेंगी। और लास्ट में आप देखे होंगे कि कुल मिला के अमर नहीं जा रहा होता है, लेकिन उसको नेहा ही भेजती है। हाँ। और वो जानती है कि इनका इनके साथ है, रिलेशंस है, और जो सारी चीजें ये सब जानते हुए भी लगभग मान लीजिए कि उसने भी इस संबंधों को स्वीकार कर लिया है कि ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा, इसके बीच ही अब जीवन चलेगा। तो वो खुद जब कहती है कि नहीं चले जाओ, तब वो जाता है, नहीं वो जाता नहीं। हाँ। वो 3 दिन वो उस बाद। चीज को वो जो है इनकार करता है। मतलब जो अमर है वो अपने शादीशुदा संबंधों को लेके तो गंभीर है ही है, लेकिन चूंकि प्रेम है वो कहीं भी किसी को भी हो सकता है, ये एक प्राकृतिक चीजें हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है, और होता है, होता ही रहा है समाज में। ये इससे मतलब समाज में अनेक कथाएं इससे भरी पड़ी है। तो इससे कोई बच नहीं सकता, तो वो भी नहीं बचा है, तो फंसा है। लेकिन उसको कहीं इसमें बाधा है नहीं। आप देखेंगे तो प्रेमिका भी उसकी तैयार है, पत्नी भी। पत्नी भी लगभग तैयार है, बच्चे भी सब स्वीकार कर चुके हैं कि जैसे ही हो। हाँ, अब उसका बच्चा होगा तो फिर क्या होगा, फिर आगे क्या कहानियां होंगी, ये होगा ये सब पाठकों के अपनी कल्पनाओं पे छोड़ दिया गया है कि उनका कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो पाठक कल्पना कर लेगा। लेकिन आगे इसके पाठ की गुंजाइश है और लिखा भी जा सकता है कि आगे अगर वैसी चीजें बनी तो इसकी जो है दूसरा पार्ट लिखा जा सकता है। लेकिन ना भी लिखा जाए तब भी ये जहां खत्म हुआ है वहां पे अपने आप में पूर्ण है, और जो सवाल है पाठक उसकी कल्पना कर सकता है। संकेत इसमें प्रॉपर दे दिए गए हाँ। हैं कि चीजें आपको मतलब पाठक को कल्पना करने के लिए कि क्या हो सकता है, इसका पूरा इसमें संकेत है। उसमें कोई दुविधा या असमंजस नहीं होना चाहिए, सर नहीं होगा। इस उपन्यास को लिखने में आपको कितना समय लगा, लगभग लगभग? देखो, उपन्यास को लिखने का समय का क्या बताया आपको कि ये मुझे लगता है कि मैं इसको 2003-4 में लिख रहा था, जलंधर में हाथ से रजिस्टर पे लिखा गया ये। उसके बाद मैं दिल्ली आया 2009 में। तो 2009 में इसको हमने टाइप कराया, हाथ से लिखे हुए को टाइप करवाया। जी। टाइप करवाने के बाद फिर हमने जो है कंप्यूटर खरीदा फिर जो है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां थी, और फिर वो जो संशोधन है, जो उसकी एडिटिंग स्पेलिंग करनी में। है, तो वो सब जो है वो कंप्यूटर पे ही संभव हो सकता था टाइप करने के बाद। तो फिर कंप्यूटर लिया, फिर कंप्यूटर पे हमने इसको ठीक किया, रिराइट किया, बहुत कुछ बदला। ये 2009 में हुआ होगा, और अपडेट हुआ इसमें कई सारी चीजें जुड़ी। चूंकि फिर दिल्ली, पहले मैं इसको पंजाब में लिख रहा था, जलंधर में, फिर ये दिल्ली आ गया, तो और इसमें जो पूरा परिवेश है वो आता है दिल्ली का ही वो है। फिर वो दिल्ली का आ जाता है। हालांकि पहले भी था, वो दिल्ली बेस्ड ही ये जो है बनाया गया था, लेकिन दिल्ली ही नहीं है, इसमें आपको गांव दिखेगा। हाँ। तो मैं गांव ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, गांव का हूँ, इसीलिए कहानी लगती भी है कि जो है मेरी है। लेकिन मेरे जैसे तमाम लोग हैं सर गांव के, शुरुआत शहर में में जो आते जिक्र हैं, किया गया है। दिल्ली आते हैं। दिल्ली में अगर आप आइए तो जिस वर्ग का ये चरित्र प्रतिनिधित्व करता है, वो जिस इलाके में रहता है, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की जो चीजें हैं, वो सब आपको इसमें दिखेंगी। ग्रामीण अंचल में सर कितने, ये होता भी है, हाँ, जैसे आपने इसमें एक उदाहरण दिया है कि अमर जब पढ़ रहा होता है
तो उसे अंग्रेजी पढ़नी होती है। घर में इतना आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है और वो अपने बाबा से रुपए मांगता है। अंग्रेजी के टीचर होते हैं, वो अंग्रेजी पहले से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि इनकी पेन पेंसिल और किताब की दुकान है, अपने बच्चे का भला करने के लिए ग्रामीण एक परिवेश दिखाया गया है। हाँ, ये तो सब ऐसा भी होता है कि भाई उस समय जो है प्राइमरी तक जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, मतलब 5वीं क्लास तक जो है वो प्राइमरी सरकारी विद्यालय गांव में होते थे। जी तो चूंकि इसका जो चरित्र है, करेक्टर, वो जो है वो उसी में पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये प्रसंग आता है कि अंग्रेजी, तो अंग्रेजी, चूंकि अंग्रेजी और हिंदी का जो द्वंद्व है और उसकी जो विसंगतियां हैं वो दी गई हैं। और इसमें फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक इसीलिए आया है कि जहां जहां इसकी जरूरत पड़ी कहने के लिए, जिसको कहते हैं ना उदाहरण या दृष्टांत देने के लिए, वहां वहां जो है वो फ्लैशबैक अपने आप बनता गया। कई बार तो फ्लैशबैक में कहानी है, फिर फ्लैशबैक में, और उसके बाद फ्लैशबैक में है, मतलब 3-3 फ्लैशबैक में है, लेकिन वो कथा कहने में या समझने में कहीं बाधा नहीं बनती है। वो उसकी रोचकता को, उसके रोमांच को बढ़ाते हैं, बिगाड़ते नहीं है, और समझ में आ जाता है कब वर्तमान में आ रहा है, कब जो है उसमें जा रहा है। अचानक और से। वैसे तो जो पूरी कथा है वो 15 दिनों की भी नहीं है, एक आध महीने की है, वो फटाफट होता है। वो पूरी कथा तो ये है कि वो जाता है दफ्तर में, जो है उसकी जो पटकथा लिखी है उसका जो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर वो लड़की मिलती है, तो दिल्ली में उसके साथ जो है घूमना फिरना और बातें करना हो जाता है। उसके बाद एक घटना हो जाती है, बारिश और उसका, जी तो वो हो जाता है। फिर वो सीरियल वाला मामला आ जाता है कि भाई सीरियल बनाने लगते हैं, तो सीरियल में भी हिंदी की जो वो है, यही नहीं है कि पत्रकारिता का वो है, जब वो सीरियल बनाते हैं तो वहां भी आता है, फिर उस पे अंग्रेजी में बना हाँ, होता फिर है, तो उस फिर पे भी वो विवाद हो है, जाता है दोनों के उस पे बीच। भी कई लोगों का उस पे कमेंट आता है कि साला गधा है, नहीं आता है, इसकी वजह से ये है, उसकी वजह से वो है। तो देखिए पैसा कैसे चीजों को मैनेज करता है, और पैसे की तरफ कैसे लोग होते हैं, और जिसके पास पैसा है वो हर चीज हासिल कर लेता है, उसके लिए कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, सब सही होता है। जैसे जहां पैसा है वो सब, पैसा जो चीजें होती है ना वो सब कैसे चीजों को सही कर लेता है, अपने फेवर में कर लेता है चीजों को। आप उस हालात को देखिए कि जिस हालात में वो पकड़े गए, फिर ये हुआ, उसको उन्हें अपने फेवर में कर लिया, वो अपने अनुरूप कर लिया, अपने फायदे के लिए बना लिया। और सर वहीं से उनको या कहें अनु का तो ठीक है, पिताजी इतना थे, सब कुछ बिजनेसमैन थे, लेकिन अमर की जिंदगी वहीं से एक उछाल भी आई हाँ, उसकी आर्थिक भी स्थिति जिंदगी बदलती है और सारी वहीं चीजें से होती है। गलती की वजह से। हाँ, वो एक, मतलब कह सकते हैं कि एक अचानक सा हुआ एक घटनाक्रम होता है और चीजें बदलती हैं, लेकिन वो वहां से ये दिखता है कि अगर आपके पैसा है तो आप, हालात आपके प्रतिकूल हैं तो आप उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो वो देखिए कि उसके वो पैसा है, हालांकि पढ़ी लिखी लड़की है, सब कुछ है, वो उसको जानती है, और वो जिस सोसाइटी से आई है वहां वो एडजस्ट नहीं हो पाई, इसीलिए उसका तलाक होता है और इधर आ जाती है। लेकिन वो उसके प्रेम में कहीं आपको ये नहीं दिखेगा कि दिखावा है या जो है जी वो करना चाहता है, लेकिन उसका पिता जो है सलाह देगा। बहुत अच्छी बातचीत है दोनों बाप बेटे की, जो है प्रेम प्रसंग को लेके वहाँ जो डायलॉग है वो मुझे बहुत, मतलब अच्छे लगते हैं। जो चीजें कही गई हैं बड़ी दार्शनिक भी है और बड़ी व्यवहारिक चीजें कही गई हैं, जी लेकिन उसमें एक ये भी है कि पैसा है तो आप प्रेम को भी हासिल कर सकते हो। उसका बाप कहता है कि जी, वो तो जाएगा कहाँ। हाँ डिवोर्स दिला देते हैं, तुम हाँ, शादी वो करो। कहता है कि मतलब तुम चिंता ही ना करो, हम कर लेंगे। तो मतलब एक पैसे वाले का जो मानसिकता होती है ना, वो प्यार भी अगर उनको किसी चीज से हो गया ना तो वो उसको हासिल कर लेंगे, और वो निश्चिंत रहते हैं कि ये तो मेरे पास ही आएगा, जाएगा कहाँ। जी तो सर अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी ये पढ़ें दो पाटन के बीच उपन्यास, और आपके जो सवाल रहेंगे वो आप पूछ सकते हैं, इसमें पीछे सर का नंबर भी दिया हुआ है। और अगर ऐसे कुछ और सर ने अभी एक इससे पहले एक और पुस्तक लिखी है निनाद, निनाद। तो अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ने के बाद फिर से इस पे लिखूंगा या सर से फिर से दोबारा मुलाकात होगी बात तो आपके करेंगे। बीच फिर से बातचीत होगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, सभी को नमस्कार। नमस्कार।